हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा जो हमारा 40 डेज क्रैश कोर्स जो गोइंग ऑन है उसका डे 8। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है और आज के लेक्चर का इंडेक्स रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि होंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का जो हमने कॉन्सेप्ट्स इससे पिछले लेक्चर में सभी थियरी पार्ट्स को कवर किया था उन्हीं से रिलेटेड आज अभी जो है हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है। तो एक बॉडी है जिसका मास जो है वो 2 kg दिया गया है, जो इनिशियली रेस्ट पर है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। इस पर एक साथ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक 4 न्यूटन का है और दूसरा जो फोर्स है वो 3 न्यूटन का है। और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर राइट एंगल पर लग रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 20 सेकंड के बाद फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा। इसके ऑप्शंस है, ए जो है वो 500 जूल होगा, डी 1250 जूल होगा, सी 2500 जूल होगा, या डी जो है वो 5000 जूल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक बॉडी है जिसका जो मास है वो 2 kg गिवन है। ठीक है, अब इसमें एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का इस डायरेक्शन में और इसमें एक फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3 न्यूटन का। तो मान लेते हैं कि 4 न्यूटन वाला फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है और 3 न्यूटन वाला फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आगे दोनों फोर्सेस F1 और F2 जो है वो आप देख सकते हैं कि वो 90 डिग्री पे है। तो हम सिंपल रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम यहाँ पर करेंगे। मतलब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर बराबर होगा रिजल्टेंट F के स्क्वायर के। ठीक है, तो ऐसे करके जब हम निकालेंगे तो F इक्वल्स टू हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो इक्वल में लाकर हमको देगा 5 न्यूटन। और अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो 3 स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो 9 + 16 यानी कि 9 + 16 हो जाएगा 25। और अंडर रूट जब आप 25 का निकालोगे तो आपके पास जो एफ है उसका एक्सप्रेशन जो है उसकी एक वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगी 5 न्यूटन। मतलब रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन का आएगा, क्योंकि बॉडी पर 5 न्यूटन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये जो आपको यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आपको दिख रही है डायग्राम में, तो एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा। और ये एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं जब हम फोर्स को मास से डिवाइड करते हैं। F इक्वल्स टू एम में होता है तो ए क्या हो जाएगा, F/m। तो आप F का जो वैल्यू आई है 5 न्यूटन उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। M की वैल्यू हमको गिवन है 2 होगी, तो 5/2 करके 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो है वो जनरेट होगा। अब क्योंकि यहाँ दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये कह लो कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, तो हम u को 0 लेते हैं और t जो है वो 20 सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। मतलब हम यूज करेंगे S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 20 सेकंड है, a का जो वैल्यू है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप सारी जो वैल्यूज है वो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको s का इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, आपने उसको सोल्व किया, तो आपको एक वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट की वो मिल गई जो कि है 500 मीटर। ठीक है, तो यानी कि वर्क डन जो है वो कितना आया है, कितना आप वर्क डन का इजीली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 500 मीटर और फोर्स हमने रिजल्टेंट फोर्स करके निकाला तो 5 न्यूटन होता था। तो 5 × 500 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 2500 जूल। ठीक है, तो यही जो है हमारा वर्क डन आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक बॉडी जिसका मास 500 ग्राम जो है उसको एक इंक्लाइंड प्लेन पर ले जाया गया है। ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है और हाइट जो है वो 5 मीटर है। फिर उस बॉडी को छोड़ दिया गया है ताकि वो स्लाइड करके नीचे आ सके। बॉडी और प्लेन के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.1 दिया गया है। अब हमें ये पता करना है कि राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, टोटल वर्क डन आपको बताना है।
तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उनमें वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं डिपेंड करता। अगर हम देखें तो यहाँ पे mg फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या एक्ट कर रहा है? mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट यहाँ से गया और वापस यहीं पे आ गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन जो है वो जीरो होगा। लेकिन जो एक्चुअल वर्क होगा, यानी जो एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी, वो फ्रिक्शन की वजह से होगी। फ्रिक्शन तब एक्ट करेगा जब बॉडी ऊपर जाएगी, और तब भी एनर्जी जो है वो लूज होगी, और जब नीचे आएगी तब भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, तो बॉडी जब ऊपर जा रही है तब भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और जब बॉडी नीचे आ रही है स्लाइड डाउन करके, तभी भी क्या हो रहा है? फ्रिक्शन जो है वो मेरा एक्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे ये निकालना है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टोटल वर्क डन कितना होगा। ठीक है, और उसके लिए आपको ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से दिए गए हैं कि ऑप्शन है 5 जूल होगा, 15 जूल होगा, 5√3 जूल होगा, कि 5/√3 जूल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी 5√3 जूल। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम इसका जो वर्क डन है वो आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो वर्क डन है वो जीरो होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है। लेकिन जब हम फ्रिक्शनल फोर्स के कारण देखेंगे तो वर्क डन जो है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। राउंड ट्रिप में जो वर्क डन है वो टोटल वर्क डन होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब बॉडी प्लेन पर ऊपर और नीचे जा रही है। ठीक है, तो जब प्लेन पर ऊपर जाएगी तब फ्रिक्शन लगेगा, और जब नीचे आएगी तब फ्रिक्शन लगेगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके थ्रू एक वर्क डन होगा, और वो वर्क डन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी बॉडी को प्लेन के ऊपर और नीचे ले जाने में जितना भी काम किया गया है वो सेम होगा, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा बॉडी को ऊपर और नीचे ले जाने में वो सेम होगा। क्या होगा? म्यू एम जी कोस थीटा। ठीक है, अब हम उसको देख लेते हैं। तो वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा? 2 म्यू mg कोस थीटा मल्टीप्लाई एस। ठीक है, यानी कि एक बार जब बॉडी को ऊपर ले जाया गया उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा था वो म्यू mg कोस थीटा था, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम लेके जा रहे थे उस टाइम पे फिर से म्यू mg कोस थीटा लग रहा था, तो डबल फोर्स किया है हमने और मल्टीप्लाई एस किया है। तो ये हो जाएगा क्या? टोटल वर्क डन। यहाँ म्यू दिया गया है 0.1। ओके, मास दिया गया है 0.5, जैसा आपको डायग्राम में जो है आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। 500 ग्राम, आप उसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 केजी आएगा। और जी जो है उसकी वैल्यू आपको, ग्रेविटी की वैल्यू आपको लेनी है 10। तो कोस थीटा वो होता है √3/2। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने शो किया है, और लेंथ जो है वो 10 मीटर है। तो ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद आप उनको कैलकुलेट करके आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वर्क जो है वो मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर कितनी आई है? 5√3 जूल। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा 5√3 जूल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। एक ब्लॉक गिवन है जिसका मास जो है वो 5 kg है, शुरू में रेस्ट पर है, एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो F बराबर कितनी लगती है? 9 - x² आई कैप जो है इतने न्यूटन की एक फोर्स लगती है। और ये फोर्स तब लग रहा है जब ब्लॉक जो है वो x = 0 पर है। मैक्सिमम वर्क जो फोर्स करेगा x = 0 से x = 3 तक ब्लॉक को ले जाने में वो कितना होगा, वो आपको बताना है। यहाँ सिर्फ ये बात नहीं है कि जो फोर्स दिया गया है वो हमें एक्स का फंक्शन दिया गया है, मतलब फोर्स एक्स के बदलने पर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 18 जूल, 15 जूल, 20 जूल की 24 जूल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब यहाँ पर सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, dW = F.dx। यहाँ पर जो F है वो आपको dx की फॉर्म में, यानी कि x डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ही दिया गया है, जो कि है 9 - x²। तो आपने 9 - x² यहाँ पे रखा है उसको, और आई कैप ही होगा वो एक्चुअली। आप यहाँ पे टोटल फोर्स रखोगे 9 - x² आई कैप, फिर यहाँ पे डॉट जो है वो डॉट आएगा, और dx की क्या डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की? वो x डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी आई कैप आएगा। फिर आई कैप डॉट आई कैप जो है वो 1 हो जाएगा,
तो आपके पास आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, आप साइड्स की सभी लिमिट्स को एक साथ पुट कराएंगे और जो है हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क डन के लिए हमारा जो है वो 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी वर्क डन की, उसको हमने डब्ल्यू से डिनोट किया है। तो 0 टू डब्ल्यू हमने लिमिट ली है वर्क डन के लिए, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि फोर्स के लिए आप जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट ली जाएगी ना, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट टू में डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट वो होगी 0 से 3 मीटर तक। ठीक है, तो 0 से 3 जो है वो मेरी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। 9 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 9x आएगा, माइनस एज इट इज होगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको 0 से 3 जो है उसकी लिमिट सब पुट कराओगे, तो W बराबर यहाँ पे आ जाएगा। पहले आप 3 पुट कराओगे, उसके बाद आप 0 पुट कराओगे। ठीक है, जब आप उसको ऐसे करोगे कि पहले आपने 3 पुट कराया तो क्या हो गया, 9 3 जा 27, फिर यहाँ पे एक्स क्यूब यानी कि 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3, फिर माइनस आपने 0 पुट कराया, तो आपका जो आपने कैलकुलेट किया तो आपका जो वर्क डन आया है वो आया है 18 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो मैक्सिमम वर्क डन होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए वो कितना आ जाएगा, 18 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां पर जो फोर्स है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको वो वेरिएबल दिया होगा, यानी कि वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन पे डिपेंडेंट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ताकि आप उसको फिर इस तरीके से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, इजीली। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यूजुअली कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 2 3 4 से पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1 2 3 तक कांस्टेंट फोर्स से डिस्प्लेस किया गया है। तो इस प्रोसेस में जो फोर्स है वो F इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन जो है वो इतना इसके द्वारा किया गया वर्क क्या होगा वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन में वर्क डन निकालने से पहले हमें ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा सबसे पहले, मतलब हमें एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ए के और बी के, आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया, तो आपको पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपके पास फोर्स है, आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट करके, यानी कि F डॉट S। ठीक है, अब आपके पास F है लेकिन आपके पास S नहीं है, तो आपको क्या निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर में दिया गया है और हमें डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। तो अगर हमें पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो 1 जो है वो x डायरेक्शन में है, 2 y डायरेक्शन में है और 3 z डायरेक्शन में है। तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, जो ये इसकी फाइनल पोजीशन है पॉइंट बी। और अगर आपको इनिशियल पोजीशन देखनी है तो वो क्या है, वो है पॉइंट ए, जो कि क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, S इक्वल्स टू RF माइनस RI, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, माइनस कर दोगे 2 का i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब आप उसको माइनस करके एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालोगे जो आपके पास आएगा i माइनस 2i माइनस आई प्लस 2j माइनस 3j यानी कि माइनस j प्लस 3k माइनस 4k यानी कि माइनस k। ठीक है, तो ये आपके पास आया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो हो जाएगा माइनस आई माइनस जे माइनस के कैप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अपना वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, वर्क डन होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का जो आपको यहाँ पे वेक्टर दिया गया है वो है 2i प्लस 3j प्लस 4k,
और जो हमने डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकाला है ये है -i -j -k। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको उसकी डॉट प्रोडक्ट करानी है। ठीक है, जब आप डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो क्या होता है, i डॉट प्रोडक्ट 1 देता है और i डॉट j या i डॉट k डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 देता है। तो आपको क्या कराना पड़ेगा, i का i में, j का j में और k का k में। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, 2i माइनस आई क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, i डॉट i 1 दे देगा, ऐसे ही -3 आ जाएगा और फिर ऐसे ही -4 आ जाएगा। आप उसको कैलकुलेट करोगे और तो आपके पास जो वर्क डन है वो कितना आ गया है, -9 जूल आ गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको डॉट प्रोडक्ट करानी है और आपके पास इजीली वर्क का जो एक्सप्रेशन है, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें क्या है, एक ओपन वाटर टाइट रेलवे वैगन है जिसका मास दिया गया है 5 × 10⁻³ kg। ये वैगन बिना फ्रिक्शन के रेलवे ट्रैक पर क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, रेलवे ट्रैक पर 1.2 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इस वैगन पर बारिश सीधा वर्टिकली गिर रही है। सवाल ये है कि जब वैगन में 10⁻³ kg का पानी कलेक्ट कर लिया हो, 10⁻³ kg का क्या किया है उसने, पानी कलेक्ट किया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। ये कुछ ऐसे है जैसे एक ओपन वैगन हो, जैसे फ्राइट कार ओपन होता है, जब बारिश होती है तो पानी उसमें कलेक्ट हो जाएगा। जब वैगन ओपन था तब उसमें कोई पानी नहीं था, सिर्फ वैगन का मास था। वाटर टाइट का मतलब है कि जितना भी पानी आएगा सब कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन लीक जो है उसमें से पानी लीक नहीं होगा। तो वैगन का मास है 5 × 10⁻³ kg। इनिशियल वेलोसिटी है 1.2 मीटर पर सेकंड। अब उस पे वर्टिकली बारिश हुई है, तो अब हमें ये पता करना है कि जब वैगन ने इतना पानी कलेक्ट कर लिया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया होगा। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 900, 300, 600 या 1200 जूल। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन एक बार देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। तो इनिशियल मास कितना है, 5 × 10⁻³ kg और इनिशियल वेलोसिटी है 1.2 मीटर पर सेकंड। अब इसका मास है 5 × 10⁻³ kg और 10⁻³ kg और ऐड हो गया। ठीक है, अब उसमें पानी भर गया है इतना अमाउंट का और आपको बताना है कि जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितना चेंज आएगा। तो मान लेते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो v डैश है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें इनिशियल और फाइनेटिक वेलोसिटी जो है उन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करेंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो इनिशियल मोमेंटम ही फाइनल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम होगा इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 1.2। ठीक है, और जो ये हो जाएगा इक्वल होगा किसके, फाइनल मोमेंटम के, जो कि होगा फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मास हमारा ये है और फाइनल वेलोसिटी हमने v डैश जो है वो कंसिडर की थी। अब यहाँ से हम इजीली v डैश निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो फैक्टर है ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा और आप कैलकुलेट करोगे तो आपको v डैश जो है वो 1 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है 12mv²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल मास और फाइनल वेलोसिटी रखेंगे माइनस इनिशियल मास और इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे और आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो सोल्व करने पर मिल जाएगा, जो कि आया है -600 जूल। ठीक है, कितना आया है, -600 जूल। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है, और अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज है 600 जूल्स। ठीक है, जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये आपको कहाँ से पता चला है, ये आपको इस नेगेटिव साइन से समझ में आया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक पार्टिकल जो है वो सीधी रेखा में मूव करता है जिसका रिटार्डेशन उसकी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है उस डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शनल होता है।
मतलब इस क्वेश्चन में हमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का लॉस एक्स के टर्म्स में बताना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। और जब हम इसके स्टेप्स पे मूव करते हैं तो इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिटार्डेशन क्या होता है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है मतलब पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होती है टाइम के साथ, एक्सेलरेशन या तो dv बाई dt होता है या फिर हम इसे v dv बाई dx लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो a इक्वल्स टू v dv बाई dx माइनस के एक्स इक्वल्स टू हम माइनस के एक्स लिख सकते हैं। तो हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन बताना है। तो dv बाई dt की जगह हमने यूज किया है v dv बाई dx। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब x के टर्म्स एक तरफ ले जाओ और v के टर्म्स दूसरी तरफ। तो ये हो गया v dv इक्वल्स टू माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से अब जब हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक और डिस्प्लेसमेंट 0 से x तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v नोट टू v डी वी हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 0 टू एक्स के एक्स डी एक्स लिखेंगे हम उसको। ठीक है, अब जब आप उसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो v का क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, v स्क्वायर बाई टू। ऐसे ही हाँ, v स्क्वायर बाय टू जो आया है उसमें हम लिमिट्स पुट कराएंगे v नोट टू v, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय टू माइनस v नोट स्क्वायर बाय टू। फिर आप टू को स्क्वायर एलसीएम लोगे और v स्क्वायर माइनस v नोट स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। ऐसे ही k को आप बाहर लोगे, k जो है वो मेरा कांस्टेंट है और जो x dx है उससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो 0 से x आप उसकी लिमिट पुट कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको लिमिट्स पुट कराओगे। अब उसमें हमने क्या किया है, यहाँ देखे तो ये लिखा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हमने m से दोनों साइड में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो दोनों साइड में हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर अगर इस टाइम पे इस पोजीशन पे अगर आप उसको क्या करते हो, एक्सपेंड करते हो, तो आपको क्या मिलता है, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नोट स्क्वायर। तो ये क्या किस चीज का फॉर्मूला है, ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमको इस वाली टर्म से मिल जाएगा। और ये किसके इक्वल आया है, ये आया है माइनस एफ के एक्स स्क्वायर बाय टू के इक्वल। ठीक है, और फिर यहाँ ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या होगा, ये भी हमारा कांस्टेंट है, यानी कि एम के और टू जो है वो कांस्टेंट है। सिर्फ क्या बचता है, एक्स स्क्वायर। तो डेल्टा के जो आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया है, एक्स स्क्वायर के आया है। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू है एक्स स्क्वायर। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है यानी कि डेल्टा के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको एक्स स्क्वायर के यहाँ पे मिल रहा है। अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इन चारों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम जो फिगर में दिखाया गया है सबसे ज्यादा एक्यूरेटली दिखाता है कि अर्थ की काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है जब वो अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड में चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा और इसकी बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि प्लॉट बी एंड सी को देखो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, प्लॉट बी और जो प्लॉट सी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या होती है, ये 0 है, फिर ये बढ़ रही है, फिर 0 हो रही है और फिर से चेंज हो रही है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो सकती। यही प्लॉट सी में भी हो रहा है, ये 0 है। और प्लॉट ए में क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्या हो रहा है इस वाले प्लॉट में कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये यहाँ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस चेंज होती रहती है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है हो सकती क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो 0 ना होने की वजह से ऑप्शन बी और सी रिमूव हो गया है और कांस्टेंट ना होने की वजह से ऑप्शन ए रिमूव हो गया है। ठीक है, तो यानी कि क्या बचा है हमारे पास, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी बचता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी किसी वैल्यू के अबाउट वेरी कर रही है, 0 के अबाउट नहीं, यहाँ 0 है। जबकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी की कोई एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू पीरियोडिकली चेंज हो रही है क्योंकि ये सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में
घूम रही है। ठीक है, मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। तो अब अपने जो हमारी स्लाइड है उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस जो है वो ए है। ठीक है, और उस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी दी गई है U इक्वल्स टू माइनस के डिवाइड बाई 2r²। तो हमें पार्टिकल की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन है -k/4a² और ऐसे ही k/2a² 0 होगी कि ये वाला एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके कुछ जो फोर्स है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -du/dr। अब हम u की वैल्यू पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, u की वैल्यू आपको दी गई है -k/2r²। आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 1/r² को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो -1/r³ आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू -k/r। तो अब क्योंकि ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है तो फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जो mv² होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे, mv² जो है उसको k/r³ के इक्वल पुट करा दोगे। ठीक है, जब आप ऐसे पुट कराओगे तो यानी कि हाफ mv² जो है वो क्या हो जाएगा, k/2r² हो जाएगा। और हाफ mv² क्या होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को आप इक्वल कर सकते हैं टोटल एनर्जी के, जो कि हो जाएगा k/2r² माइनस k/2r²। तो ये जो है ये आपको टोटल एनर्जी इस केस में कितना आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपके पास टोटल एनर्जी जो है वो 0 आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो सी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो एक 1 kg का पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स एक्सिस पर फ्रीली मूव कर रहा है। ये दी गई है Vx इक्वल्स टू x⁴ डिवाइड बाई 4 माइनस x² डिवाइड बाई 2 जूल। पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 2 जूल दी गई है। और इसके ऑप्शंस है 3/√2, √2, 1/√2 या 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके सॉल्यूशन के स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो दिया गया है। क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस x² डिवाइड बाई 2 जूल। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो उसके लिए dv/dx को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक टेक्निक होती है जो आपको सीखनी है कि dv/dx निकालोगे और उसको 0 के इक्वल पुट करा दोगे। तो आपने x के रिस्पेक्ट में उसको क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। तो आपको मिल गया है 4x³ डिवाइड बाई 4 माइनस 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा x³ माइनस x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल्स टू +-1। ओके, अब अगर हमको मिनिमम वैल्यू देखनी है तो हम क्या करेंगे, हम x की जो हमारे पास 3 वैल्यूज आई है 0, +-1, वो हम पुट करा के देखेंगे और देखेंगे कौन सी वैल्यू पे हमको जो b है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे कम वैल्यू देती है। ठीक है, जब आप 0 पुट कराओगे एक्सप्रेशन में तो वो 0 दे देगा। अगर आप +-1 जो है वो पुट कराओगे, +1 कराओ या फिर -1 कराओ, तो आपको मिलता है 1/4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू -1/4 जूल। ठीक है, तो ये जो है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आती है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तब पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/4 + 2 और ये आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगी 9/4 जूल। ठीक है, तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। आप उसके इक्वल रखोगे तो जो है आपको क्या मिल जाएगा, हाफ mv² इक्वल्स टू 9/4।
ठीक है। और यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हो, v की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको m की जो वैल्यू है वो 1 kg जो है क्वेश्चन में गिवन है। तो आप क्या करोगे, m की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कराया, ठीक है, 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 आया, 9/2, तो v √9/2 यानी कि 3/√2 मीटर पर सेकंड जो है वो आपकी मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करके ही एग्जाम्स के लिए जाना है। ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल ओरिजिन पर रखा गया है और उस पे एक फोर्स F लग रहा है जो कि kx के बराबर है। अगर u नॉट बराबर 0 है तो ux वर्सेस x का ग्राफ कैसे होगा। यहाँ हमें बताना है कि फोर्स F बराबर kx दिया गया है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ दिया गया है कि फोर्स बराबर है के एक्स, तो अगर हमें फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच का ग्राफ बताना है, तो F इक्वल्स टू होता है -du/dx। तो आप u को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, du आप एक साइड लेके आओगे और F.dx को आप इस साइड लेके आओगे। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करा दोगे, तो ux आप 0 से u कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, और जो x है उसको आप 0 से x जो है वो कोई एक समथिंग वैल्यू ले करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -0 to x, f जो है वो आपको kx गिवन है, तो kx dx आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको डिफरेंशिएट कराओगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ux इक्वल्स टू k एज इट इज रहेगा, और x जो है उसको आप इंटीग्रेट कराओगे तो x² by 2 दे देगा, और फिर आप उसमें लिमिट्स पुट कराओगे, तो ये हो जाएगा -12 kx²। ठीक है। यहाँ पे अगर आप को जैसे जब आपने यहाँ पे लिमिट पुट कराई होगी 0 से ux, तो u(0) जो है वो 0 है, इसलिए उसकी पहली टर्म जो है वो 0 हो गई, तो आपके पास इस साइड में सिर्फ ux बचता है। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आता है ux इक्वल्स टू -12 kx², और इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन ए था। तो आज के लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उनको देखा है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अच्छे से अपने एग्जाम से पहले। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू बच्चों।